नमस्कार, मैं अमरेंद्र सिंह, राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय प्रयागराज। आज हम सभी मनोविज्ञान का अर्थ एवं उसके विकास क्रम के संबंध में समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि जब हम लोगों का कक्षाएं चल रही थी कोरोना से पहले, तो उसमें आपको मनोविज्ञान का अर्थ एवं विकास क्रम के बारे में जानकारी दी गई थी, लेकिन पुनः इस ऑडियो वीडियो के माध्यम से हम फिर से जानने का प्रयास करेंगे कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है और वो किन किन कालखंडों में और किन किन विद्वानों के योगदान से अपने इस विकसित अवस्था में आज पहुंचा है। तो हम शुरू करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार तथा उनके मानसिक एवं दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। दैहिक मतलब शारीरिक। को भी सम्मिलित कर सकते हैं, ठीक है। और जब हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं, अर्थात मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो सामान्यतः हम जानते हैं कि मन का विज्ञान, और जबकि अंग्रेजी में हम देखते हैं तो इसको हम साइकोलॉजी कहते हैं। तो साइकोलॉजी जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्द, वो दो शब्द क्या हैं, जिसमें पहला शब्द है साइकी तथा दूसरा शब्द है लोगस। तो यहाँ पे साइकी शब्द का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन अथवा विज्ञान। तो हम देखेंगे कि साइकोलॉजी शब्द का अर्थ जो है आत्मा का विज्ञान निकल कर आता है, ठीक। इतनी बात तो स्पष्ट हुई। अब हम यहाँ पे ये देखने का प्रयास करेंगे, क्या शुरुआती दौर से ही मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित था अथवा किसी अन्य विषय के साथ धीरे धीरे उसके साथ विकसित होता रहा और एक समय आते आते विभिन्न विद्वानों के प्रयास से विभिन्न कालखंडों में उसने एक अपना अलग रूप धारण कर लिया या अलग विषय के रूप में जाना जाने लगा। तो सबसे पहले मनोविज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में हुआ, लेकिन अब यह एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि दर्शन शास्त्र से अलग होने के क्रम में मनोविज्ञान के अर्थ तथा कार्य क्षेत्र में अनेक बार परिवर्तन हुए। उसका जो अर्थ है और उसका जो कार्य क्षेत्र है वो समय समय पर परिवर्तित होता रहा विभिन्न विद्वानों के द्वारा। तो मनोविज्ञान के आधुनिक अर्थ को समझने के लिए मनोविज्ञान की जो परिभाषाएं हैं या विभिन्न विद्वानों ने जो अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, उनके ऐतिहासिक विकास क्रम को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मनोविज्ञान जो है दर्शन शास्त्र से किस प्रकार प्रयास करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने एक माइंड मैप है, या आप स्लाइड समझ सकते हैं जो भी। इसमें दाहिने साइड सबसे ऊपर है आत्मा के विज्ञान के रूप में। तो जो शुरुआती दौर में मनोविज्ञान का रूप था, उसको लोगों ने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा के विज्ञान के रूप में है, और इस समय ये दर्शन शास्त्र की एक शाखा के अंतर्गत ही अध्ययन किया जाता था, और उसके अंतर्गत ये बताया गया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। और इसके समर्थक जो विद्वान थे उसमें नाम आता है प्लेटो,
अरस्तु, डेकार्टे और भी बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने इस संबंध में अपनी राय रखी है। किंतु यह परिभाषा, जैसा कि हमने जब मैंने क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था तो उस समय भी यही चीज़ें चर्चा हुई थी लगभग, क्योंकि ये परिभाषा बहुत ही अस्पष्ट है। क्योंकि ये जो दार्शनिक है वो इस बात का जैसे उत्तर ही नहीं दे सके कि आत्मा आखिर है क्या, उसका स्वरूप क्या है। क्या हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से आत्मा को अनुभव कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर हम कैसे उसके बारे में बात करें कि नहीं उसका अस्तित्व है। जब मैं ज्ञानेंद्रिय कह रहा हूँ तो शायद आप लोग समझ रहे होंगे कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, जैसे हमारे आँख है, नाक है, कान है, त्वचा है, ठीक है। तो जब हम आत्मा को ना आँखों से देख सकते हैं ना हाथ से छू सकते हैं तो कैसे फिर हम माने। तो इसलिए इसके जो में विद्वानों के द्वारा मनोविज्ञान की इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया। अब बहुत सामान्य सी बात है कि मैं या आप किसी की बात को मानने से इनकार कर रहे हैं या किसी व्यक्ति ने कोई अपनी राय रखी है, उस राय को हम मानने से बेकार, उनकी राय को हम नहीं मान रहे हैं तो इसका मतलब उनसे बेहतर राय हमारे पास है, तभी हम दूसरे की बात को नहीं मानेंगे किसी संदर्भ में। तो अगर यहाँ पे कुछ विद्वानों ने इस परिभाषा को अस्वीकार किया, इसका मतलब उनके पास भी कुछ ऐसा था जो वो लेके आने वाले थे। तो इसके दूसरे चरण में कि जो मनोवैज्ञानिक थे या विद्वान थे, उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, ठीक। अब आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान की परिभाषा के अस्वीकृत हो जाने पर मध्य युग के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। ठीक है, परिभाषित तो कर दिया आपने, लेकिन मन के संबंध में भी तो यही प्रश्न उठता है कि मन का स्वरूप क्या है और मन में किस प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया चलती है। इसलिए बाद के मनोवैज्ञानिकों ने इस परिभाषा को भी अस्वीकृत कर दिया और उनका विचार था कि मनोविज्ञान का विषय ऐसा होना चाहिए जिसे प्रमाणित किया जा सके और जिसका निरीक्षण भी किया जा सके। जैसे होता क्या है ना कि जब भी हम देखेंगे, जब भी समाज या मानव की उत्पत्ति से आप थोड़ा सोचिए कैसे कैसे मनुष्य या समाज आगे बढ़ा, तो हम हमेशा हमारी तरीके से सोचने वाली होती हैं। ऐसे ही ये जो स्टेप है ये भी आगे बढ़ रहा है कि आने वाली पीढ़ी विज्ञान की बात कर रही है, प्रयोग की बात कर रही है, निरीक्षण की बात कर रही है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भाई विषय ऐसा हो कि जिसे प्रमाणित किया जा सके और जिसका निरीक्षण भी किया जा सके और जिस पर प्रयोग भी किया जा सके, ठीक, जिससे मनोविज्ञान को विज्ञान की कोटि में रखा जा सके। इन्होंने अपनी बात कही। अब इन लोगों की बात आती है कि इन्होंने कहा क्या, तो इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान चेतना के विज्ञान के रूप में, ठीक है। स्लाइड में भी आपको ये सब लिखा हुआ है जो भी है। तो इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान चेतना के विज्ञान के रूप में। अब 19वीं शताब्दी के ये लोग हैं, विद्वान हैं, इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान चेतना के विज्ञान के रूप में, और इसमें जो मुख्यतः आते हैं इनमें विलियम जेम्स का नाम आता है, विलियम वुंड का नाम आता है, जेम्स सली हैं, ठीक है। तो इन्होंने कह तो दिया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, लेकिन यहाँ भी एक समस्या उठ खड़ी हुई कि जो हमारा मन है, केवल हमारा मन चेतन तो है नहीं, बहुत सारी चीज़ें हमारे अर्धचेतन मन में है, बहुत सारी चीज़ें हमारे अचेतन मन में है, ठीक।
तो ये जो अर्ध चेतन और अचेतन वाले दो भाग हैं, इनको इन्होंने छोड़ दिया, इन्होंने केवल चेतन की बात की। तो जो हमारे मन का बहुत सारा हिस्सा है वो तो छूट गया। भाषा या इनकी विचारधारा को मान्यता मिलती है। एक विद्वान है, बहुत ही फेमस विद्वान है, सिगमंड फ्रायड। उन्होंने बताया कि मन के भाग बताए हैं, ठीक है, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। तो हमारे मन का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो हमारे अचेतन में निवास करता है, जो हमको पता ही नहीं है। वो कभी कभी बाहर आता है, वो परिस्थितिजनक होता है। जब वैसी घटनाएं, वैसी परिस्थिति हमारे सामने होती है तो वो हमारे अचेतन से उठ के फिर बाहर निकलता है और हमें पता चलता है कि हमारे अचेतन में ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। या जो दमित इच्छाएं रहती हैं हम उनको भी अपने अचेतन में ढकेल देते हैं, ठीक है, वो ये अलग मुद्दा है। तो कहने का मतलब है कि जब इतना बड़ा भाग छूट गया तो केवल चेतन से ही हम अपनी बातों को नहीं सिद्ध कर सकते हैं, अपनी विचारधारा को नहीं सिद्ध कर सकते हैं, ठीक। तो परिणाम क्या हुआ कि सीमित अर्थ होने के कारण मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित करने का यह भी प्रयास असफल हो गया। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि कुछ विद्वान हैं 20वीं शताब्दी में के प्रारंभ में, वो कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान के रूप में है, अर्थात मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाना चाहिए, ठीक है। और ये जो वैज्ञानिक है 20वीं शताब्दी के, इनके द्वारा व्यवहार के विज्ञान का समर्थन किया गया और इनमें प्रमुख जो नाम है उनमें नाम आता है वाटसन, वुडवर्थ, स्कीनर, ठीक है। इन लोगों का इसी प्रकार का मत था। संप्रदाय को हम क्या कह सकते हैं, व्यवहारवाद कह सकते हैं। तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने चेतन अनुभव की बहुत आलोचना की है। उनका विचार है कि चेतन अनुभवों या अनुभूतियों का वस्तुनिष्ठ निरीक्षण नहीं हो सकता। इसके स्थान पे उन्होंने क्या कहा कि इसके स्थान पे मनुष्य के बाह्य व्यवहार के अध्ययन पर जोर दिया जाना चाहिए, ठीक है। अब व्यवहारवादियों के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, अर्थात जिसे देखा या सुना जा सके, ठीक। ये तो बात करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे भी एक छोटा सा प्रश्न होता है कि क्या हम किसी के बाह्य व्यवहार को देख के ही समझ सकते हैं कि उसके अंदर आंतरिक रूप से कौन सी घटनाएं घट रही होंगी। जैसे कोई व्यक्ति रो रहा है, ठीक, तो अगर रो रहा है हम उसके बाह्य व्यवहार का अवलोकन करें तो हमें ये समझ में आएगा, सामान्यतः यही धारणा स्थापित है कि व्यक्ति कब रोता है, जब दुख में होता है, ठीक। उसके बाह्य व्यवहार को देख के हमने आकलन किया। लेकिन बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश होता है तो भी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो हमसे क्या मतलब, जो व्यवहारवादी हैं अगर इनके अनुसार चलें तो हम यहाँ पे चूक हो गई, क्योंकि उन्होंने केवल बाह्य व्यवहार का अवलोकन किया, उसके आंतरिक व्यवहार का इन्होंने अवलोकन नहीं किया। तो यहाँ पे भी एक समस्या हो गई। जैसे कोई दौड़ रहा, इस तरीके से कार्य कर रहा है, इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। भाई उसकी हृदय गति बढ़ी हुई है, ठीक है, सांसें तेजी से चल रही है, जो कुछ भी है, तो इन सब के बारे में कोई ज्ञान नहीं, जबकि इसका भी होना चाहिए, दोनों पक्ष जरूरी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि बाह्य व्यवहार के आधार पर हम मनोविज्ञान की विषय वस्तु का सटीक निर्धारण नहीं कर सकते, क्योंकि व्यवहारवादियों द्वारा व्यवहार शब्द का प्रयोग संकुचित अर्थ में किया गया, केवल बाह्य व्यवहार। आज मनोविज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत न केवल
वाह व्यवहार आता है, वरन उसमें आंतरिक अनुभूतियाँ भी सम्मिलित रहती हैं। व्यवहार का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता जब तक कि उसकी अनुभूति द्वारा व्याख्या न की जाए। इस प्रकार मनोविज्ञान व्यवहार का ऐसा विधायक या वस्तुपरक विज्ञान है जो अनुभूति के माध्यम से व्यक्त होता है। अर्थात ये जो लाइन है इसमें दोनों चीज़ें आ गई, जो हमारा बाह्य व्यवहार है, जो हमारा आंतरिक व्यवहार है। मनोविज्ञान दोनों का अध्ययन करता है, किसी एक का नहीं। ठीक। और ये जो बातें हम कर रहे हैं ये पाश्चात्य मनोविज्ञान के हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, जो जनरली आजकल किताबों में मिलता है और जो हम पढ़ते हैं, जिन पे जोर होता है लोगों का। अभी हम भारतीय मनोविज्ञान के बारे में अलग से चर्चा करेंगे, यहाँ पे चीज़ें कैसे आगे बढ़ी और क्या क्या हम अपने यहाँ देखते हैं। तो जो आधुनिक पाश्चात्य मनोविज्ञान आज हम देखेंगे कि बहुत विकसित अवस्था में है, उसका क्षेत्र बहुत ज़्यादा विस्तृत हो चुका है, किंतु वह क्षेत्र केवल कुछ बिंदुओं है। स्मृति, इन्हीं मानसिक प्रक्रियाओं तथा उनको उत्पन्न करने वाले ये मानसिक प्रक्रियाएं हैं, और इनको कौन से कारण उत्पन्न कर रहे हैं, अर्थात इनको उत्पन्न करने वाले भौतिक कारणों और शारीरिक अवस्थाओं के अध्ययन तक ही आधुनिक पाश्चात्य मनोविज्ञान सीमित है। अब उसके अनुसार हमको जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त होता है वह सब ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, मतलब आधुनिक पाश्चात्य मनोविज्ञान का यही मानना है कि हमें जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, हमारी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, हमारी ज्ञानेंद्रियों से जो संबंधित नाड़ियाँ होती हैं, और नाड़ियों द्वारा बाह्य जगत की जो घटनाएं होती हैं, जो उत्तेजनाएं होती हैं, ठीक है, उनके जो प्रभाव होते हैं वो मस्तिष्क के विशिष्ट केंद्रों में पहुंचने से फिर हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, और वह मानसिक विचारों और भावों को मस्तिष्क के भौतिक तत्वों की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के रूप में जाना जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि इनके कुछ लिमिटेड या सीमित बिंदु हैं जिस पे आधुनिक पाश्चात्य मनोविज्ञान कार्य करता है। ठीक, और इसी के संदर्भ में हम भारतीय मनोविज्ञान की बात करेंगे कि भारतीय मनोविज्ञान किन बातों पे जोर देता है और किन चीज़ों पे, मतलब इनका मानना है कि जो हमारे ज्ञानेंद्रियों की पकड़ में है वही चीज़ है जो आधुनिक पाश्चात्य मनोविज्ञान, जो हमारी ज्ञानेंद्रियों की पहुंच पकड़ में नहीं है उसका एक अस्तित्व नहीं मान रहे हैं। ठीक, मोटा मोटी हम दी गई है, या किस तरीके के विचार दिए गए हैं, या फिर पाश्चात्य मनोविज्ञान से कितना अलग है और कितना उसके जैसा है। ठीक, तो लगभग हमको लगता है कि मनोविज्ञान का अर्थ और उसके विकास क्रम के संबंध में एक हल्की सी जानकारी आपको निश्चित रूप से मिल गई होगी, जिससे आपके अध्ययन अध्यापन में थोड़ी सहायता मिलेगी। धन्यवाद।